नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग वीडियो लेके आते हैं उसमें कुछ ना कुछ जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं या जहाँ पे फ्यूचर स्कोप दिखता है या कुछ एनालिसिस की बात होती है, वहाँ पे उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा एक डिस्कशन रहता है। तो जगह जगह से डाटा कलेक्ट करके उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, सो दैट कि फ्यूचर में हम ये विज़न रख पाएँ, जान पाएँ कि भाई आगे हमें किस तरह से किस तरफ को सोचना है। ठीक है, तो मैं ये जो एक स्लाइड लेके आया हूँ, पहले रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वरना आप भूल जाते हैं। और चैनल को सपोर्ट करिए और एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एक कह सकते हैं फाइनेंशियल पाथ में किस तरह से आगे ग्रो किया जा सकता है, उन सब चीज़ों पे एक डिस्कशन बना रहता है। और कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, बट वहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं। चैनल की बात करूं, आप फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर सजेस्ट करिए, क्योंकि धीरे धीरे कंटेंट एंड क्वालिटी में इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि जो विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उन सब चीज़ों पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज जो मैं डाटा लेके आया हूँ कि यहाँ पे जो वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो भी ग्लोबल सेंटीमेंट्स बैठते हैं, चाहे वॉर की हो, चाहे क्लैशेस की बात हो, चाहे ट्रेड डील की बात हो, चाहे टैरिफ की बात हो यूएसए के द्वारा, या कहीं कोई खींचतान हो, कोई छोटे देशों को झुकना पड़े, या कहीं कुछ इस तरह की सिचुएशंस आपने देखी होगी। और गिव एंड टेक पॉलिसी है। हर कोई किसी का ना तो साथी है ना ही दुश्मन है। प्रैक्टिकली द थिंग्स आर इन दिस जो वर्ल्ड में अभी जो सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे बहुत ही फास्ट पेस में इकोनॉमीज अपने हितों को देखते हुए आगे बढ़ रही हैं। जो बड़े लेवल पे कंट्रीज़ हैं, जैसे आप जानते हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, यूएसए हो, चाहे यूरोप की बात कर लो जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, चाहे बात कर लो चाइना की, चाहे ग्रोथ की जो पेस है इंडिया की, उसकी बात कर लो, तो इन सब इकोनॉमीज़ में आपस में संघर्ष तो रहा है। ठीक है, बहुत हद तक ये भी आपने देखा है कि ऐसा हमेशा बना नहीं रहा। मतलब कि जो कंट्रीज़ आज टॉप में हैं, पहले वो कभी नीचे थीं, कभी कोई दूसरा टॉप में था। वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर लो, वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर लो, तो इस तरह का आपने बहुत सारे चीज़ें देखी होंगी। लेकिन एक चीज़ देखी आपने कि इतनी शक्ति आती कहाँ से है। इतना जो कह सकते हैं कि जो कोई डेवलप्ड नेशन बोला जा रहा है, वहाँ की जनता को काफ़ी जो कह सकते हैं कि सब सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, इतना पैसा है उस कंट्री के पास में, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो है। कुछ ना कुछ उनकी स्ट्रेटेजी रही होगी, कुछ ना कुछ उनकी पॉलिसी रही होगी गवर्नमेंट की या उस नेशन की, तब जाके वो चीज़ें ग्रोथ करी हैं। और उनसे सीख के दूसरे नेशंस जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज़ में कहा जाता है कि किसकी क्या कह सकते हैं कि वैल्यू वैल्यू क्या है, वो एक नापने की बात आती है। जैसे अभी नाउ-अ-डेज़ आप जानते हैं कि ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, कि ये मैं लिस्ट निकाली, वहाँ पे देखी कि गोल्ड की बात की कि गोल्ड रिजर्व्स, मतलब ऐसे तो देखा जाए कि डॉलर है, किसी का यूरो है, किसी का रुपी है, किसी का कुछ है, ये सब चलता रहता है और उनकी वैल्यूएशंस में ट्रेड हो रहा है। और वो कि भाई तुम्हारे इतने रुपए के बराबर हमारा इतना डॉलर, या तुम्हारे इतने यूरो के बराबर हमारा इतना पौंड, ये वो ऐसा वैसा चला रहा। वो वैल्यूएशंस आती कहाँ से है? वो वैल्यूएशन आती है आपके कंट्री की ग्रोथ के ऊपर, कि भाई ठीक है, आपका रुपया कितना मजबूत हो रहा है, आपका डॉलर कितना मजबूत हो रहा है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा एनालिसिस होती रहती है, उसी वजह से ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो डेवलप्ड नेशंस की बात आई, उन्होंने कुछ भी स्ट्रेटेजी अपनाई हो, चाहे उन्होंने बेचा ज़्यादा है, खरीदा कम है, या उन्होंने कुछ ऐसा ईजाद किया है जिसकी रिक्वायरमेंट वर्ल्ड वाइड रही हो, तो उसको अपने औने पौने दामों में बेचा गया है। या कहीं कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो एक्सपोर्ट कर पाए, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लिया गया। सिंपल सी बात है कि व्यापार वाली बात है। दूसरी एक बैकबोन होती है कि आपके पास रिजर्व्स कितना है, कि मतलब आप कितने स्ट्रॉन्ग पेस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वो कहाँ से आता है? जैसे हम अपनी घर की इकोनॉमी की भी बात करें, तो आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर हमारा बैकअप है, जैसे एक होता है कि लोन में चली हुई इकोनॉमी, जैसे लोन की बात करो, जैसे इकोनॉमी वाइज तो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन एक जनरल हम अपने घर परिवार की चीज़ों को अगर हम समझ के चलें कि भाई एक परिवार है जहाँ पे कुछ उसकी अर्निंग्स हैं, और अगर उसका कुछ जो उसके एक्सपेंसेस हैं, कि मतलब पैसा आया और पैसा गया, अगर पैसा गया वाली सिचुएशन में
कह सकते हैं कि कम जाए, आए ज़्यादा, तो डेफिनेटली दैट विल धीरे धीरे स्लोली स्लोली दैट विल बी स्ट्रॉन्ग। ये सिंपल तरीका है और लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, इसलिए आपने देखा होगा कि कितना डिफरेंस दिखाई पड़ता है एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड हाई क्लास में, और वो मल्टीप्लाइड होता रहता है, कंपाउंडिंग होता रहता है कि हाई क्लास एक एक दिन में, एक एक घंटे में कितना पैसा बना रहा होता है, और वेयर एज जो लोअर क्लास होता है वहाँ पे उसको दिन भर के अपने जो है बेसिक खर्चों के लिए भी बहुत हद तक मेहनत करनी पड़ती, चीज़ें करनी पड़ती है। डिफरेंस कहाँ पे आ गया? तो ये सब स्ट्रेटेजिकली चीज़ें होती हैं। और बैकबोन की बात होती है कि जैसे सपोज आपने 10 रुपये कमाए, 10 रुपये कमाए और 1 रुपया खर्च, मतलब सपोज 10 रुपये कमाए, खर्चा आपका 5 रुपये हुआ, 5 रुपये बचत में आया। एक वही परिवार है कि 10 रुपये कमाए और उसका खर्चा 12 रुपये 15 रुपये का है, तो डेफिनेटली उसे लोन लेना पड़ेगा, चीज़ों को गिरवी रखना पड़ेगा, और जो है कि उधारी पे चीज़ें चलेंगी जिस पे कि ब्याज लगता है और चीज़ें बाहर जाएंगी। दूसरी तरीके चीज़ें हैं कि भाई तो कमाया कैसे ज़्यादा जाए, भाई ज़्यादा कमाया जाए, खर्च कम किया जाए, मतलब सिंपल सी बात है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाए, इंपोर्ट कम किया जाए। तो वो किया कैसे जाए? ठीक है, जब आप कुछ प्रोडक्शन करेंगे, चीज़ें करेंगे, अब जो कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड ज़रूरत है लोगों की, वो आप प्रोडक्शन कर कैसे पाएंगे? जब भी नीड है किसी की तो उस पर रिसर्च एंड एनालिसिस होती है, जो रिक्वायरमेंट है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है, उनको देने के लिए सस्ते में मार्केट है भाई पूरा, भाई आप इतने में दे रहे हो, दूसरा उतने में देने में तैयार, तो उस पर रिसर्च एंड एनालिसिस लगती है, खर्चा होता है, पैसा होता है, तो पैसा होगा तभी पैसा बना पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो पैसा होगा कैसे? सिंपल है, उसके पीछे जो रीज़न, जो तरीका दिया गया है कि भाई आप खर्चा कम करें, कमाएं ज़्यादा। तो सर स्टार्टिंग कैसे करी जाए? जैसे आपकी भी एक लाइफ स्टार्ट होती है, जॉब चालू करते हैं और अर्निंग करना चालू करते हैं, मान के चलो आपने 10 रुपये कमाना चालू किया लाइफ में, तो वो चलने का पेस होता है कि भाई आप 10 रुपये कमा रहे हो और आप अगर इफ़ यू आर गोइंग टू स्पेंड लाइक अ 15 रुपीज़ 12 रुपीज़, कि 10 रुपये कमाया, 12-15 रुपये के हिसाब से आप खर्च करने के लिए आदी हो जा रहे हैं, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स तो देखो बढ़ती रहेंगी, वहीं पे जब आप 10 रुपये नहीं कमा रहे थे तब भी आपकी जीवन चल रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्रोमाइज़ करके जीवन चलाएं, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन जरूर आना चाहिए कि वंस आई एम अर्निंग एबल टू 10 रुपीज़ ओनली, तो आई शुड एबल टू कैलकुलेट माई अर्निंग्स एंड स्पेंडिंग्स अकॉर्डिंगली। आई शुड इंक्रीज माई, अगर मैं स्पेंडिंग्स को बढ़ाना चाहता हूं तो आई शुड इंक्रीज माई अर्निंग्स टू 10 to 11, 11 to 12, लेकिन वो आसान नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आपका पैसा, सपोज आपने 10 रुपये कमाए और आपका खर्चा मान के चलो 12 रुपये का था, लेकिन आप उसे किसी तरह से खींच के 10 रुपये तक लाए, तो आपको कम से कम 2 रुपये एक्स्ट्रा जो आप खर्च करते वो नहीं करने पड़े, जिससे कि आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने 10 में निकाला, कंप्रोमाइज तरीके से निकाला, कोई बात नहीं। लेकिन वहीं पे आपने अगर 9 रुपये पे लेके चले आए, 1 रुपया बचाया, दैट 1 रुपी इज योर रिजर्व एंड दैट रिजर्व इज एबल टू आल्सो अर्न इन अ फ्यूचर। ये सिंपल सा गणित है, इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये जो कंट्रीज आप देख रहे हो कि इनके पास में जो रिजर्व्स है, गोल्ड रिजर्व, कहना कि सर कहाँ भटक गए, कहाँ चीज़ें लेके चले गए, तो जो गोल्ड रिजर्व्स की बात करूँ कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो जिस तरह का जो कंट्री साख रखता है, औकात रखता है, उनके पास गोल्ड रिजर्व्स की लगभग लेवल भी वहीं पे है। अब उन्होंने, और वही आगे जाके कंपाउंड कर, अब अगर ये मान के चलो यूनाइटेड स्टेट्स के पास में 8133 टन्स यहाँ पे प्रीवियस भी था, अभी भी है, मतलब ज़रूरत ही नहीं है बढ़ाने की। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मान लो गोल्ड का रिजर्व्स है इनके पास में, तो दैट्स वाई वो है यूएसए द ग्रेट खली टाइप का कह लो आप कुछ भी, ठीक है। वहाँ के कंपैरिजन जो सेकंड कंट्री आ रही है उसके पास भी देख सकते हो कि कितना कम है इन कंपेयर टू द यूएसए। तो ये क्यों नहीं अपनी बादशाह चलाएगा हर तरह से, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इनके पास में, और भी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन दे आर हैविंग अ ह्यूज रिजर्व्स। अब ये कैसे किया गया, क्या किया? यूएसए हमेशा से ऐसा नहीं रहा था ना। यूरोप में जो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की बात करूं तो उनके पास था सब कुछ, वर्ल्ड वार 2 से पहले की बात करूं तो ये सब चीज़ें सही है। अब इसमें ग्रोथ कौन कर रहा है? वहीं जर्मनी की बात करी जाए तो देख सकते हो 1 टन इन्होंने डिक्रीज किया अपने प्रीवियस से, अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे। इटली वाज द सेम, ठीक है। फ्रांस का देख सकते हो कि सेम है। रशिया की बात करो तो यहाँ पे इन्होंने 3 टन कम से कम इन्होंने डिक्रीज करा, और वहीं चाइना की बात करो 2280 से 2292 इन्होंने इंक्रीज किया, क्योंकि देख सकते हो कि चाइना, इसीलिए चाइना आंखें दिखा पा रहा है, सिंपल सी बात है। और वहीं पे स्विट्जरलैंड की बात करो जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का ब्लैक मनी काफ़ी हद तक, मतलब एक तरह से टैक्स हेवन कंट्री है, ब्लैक मनी वहाँ पे पूरा बना हुआ है, तो उसी बेसिस पे ये छोटी सी कंट्री अपने आप को कहाँ पे पहुँचाए। बताया ना कि स्ट्रेटेजी आप कुछ भी अपनाओ, लेकिन आपने
कंट्री को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, सिंपल सी बात है। और वहीं पे इंडिया जो देख सकते हो 876 टन था, जिसको अभी 880 पे लेके आए हैं। ठीक है, तो अभी भी हम स्विट्जरलैंड, चाइना, रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स से तो बहुत दूर की बात है, हम इतना पेस नीचे हैं एज पर द गोल्ड रिजर्व्स। भाई आपके घर में अगर सोना पड़ा हुआ है, मान के चलो 1 किलो सोना पड़ा हुआ, तो आप तो चौड़े होकर घूमोगे ना। तो सिंपल सी बात है, आज वो सोना जो 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम के करीब के है, तो उसको अभी 1 करोड़ हो गया। अभी जिस तरह का ग्रोथ रेट दिखाया है जो कह सकते हैं गोल्ड ने, तो क्या सर इसी में इन्वेस्ट कर दिया जाए, क्या सोचा जाए इसी में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको डाइवर्सिफाई करना आना चाहिए, आपको उस स्ट्रेटेजी को पकड़ के आना चाहिए कि भाई मेरे रिजर्व्स हो सकता है। देखो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, कहीं प्रॉपर्टी में किया, कहीं आपने स्टॉक मार्केट में किया, कहीं आपने गोल्ड में किया, कोई रिटर्न आपको थोड़ा ज़्यादा देगा, कोई रिटर्न आपको थोड़ा कम देगा, लेकिन जो पैसा आपके पास सरप्लस होगा वही पैसा बना के देगा ना। आपने सरप्लस रखा ही नहीं, आप हैं ही डेप्ट में, तो आप जिंदगी भर काम करेंगे, आपकी आने वाली जनरेशन भी काम करेंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को सोच के चलते हैं, वैल्यू देते हैं इवन अ सिंगल रुपी, इसीलिए मैं बोलता हूं कभी भी छोटे से छोटे रुपए की वैल्यू, ये पैसा होता कैसे है लोगों के पास में। अब ये भी कहा जाता है कि भाई आपने जॉब करके छोटा मोटा सेविंग करके जिंदगी भर और आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते, यू हैव टू डू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता कैसे है भाई? इन्वेस्टमेंट से पैसा बनने के पीछे का रीजन, इन्वेस्टमेंट करते कहाँ हो? व्यापार में करते हो। व्यापार क्या होता है? बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में क्या है कि भाई वो कुछ प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट बेचा, भाई उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा, उसका कुछ जो है सेल लग के टैक्स वैक्स हट के जो पैसा निकल के आया वो प्रॉफिट में निकल गया। जिस पेस से वो प्रॉफिट बना रहा है उसी पेस से उसका जो कह सकते हैं कि उस कंपनी में या उस इंडिविजुअल की बात कर लो, ग्रोथ होती है। अब जो पैसा बचा, जो मतलब प्रॉफिट में आया, वो अपना पैसा हो गया, उस पैसे ने भी पैसा बना के दिया। भाई उसको आप जो है कैपेक्स कर सकते हो, उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको और बढ़ा सकते हो। तो वो पैसा भी पैसा कमा के देता है कि नहीं देता? सिंपल सा गणित है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर जो कह सकते हैं सर्वाइवल तक के लिए ही कमा पा रहे हैं, तो जो है कि नहीं साहब मैं तो 2 चपाती की भूख लगी, बेसिक नीड जो बॉडी की है वो तो है ही है, वो तो देनी ही देनी है। उसके बाद अगर आप सोचते हो तो यू शुड एबल टू थिंक, देन यू शुड एबल टू सेव द मनी। और इवन जब अब आदमी 1 रुपए की वैल्यू करता है तभी वो करोड़ों की भी वैल्यू करेगा। अगर किसी बंदे को 1 रुपए की वैल्यू करना नहीं आता तो मुझे नहीं लगता, ये मेरा अपने पर्सनल व्यूज हैं, कि उसे 1 करोड़ की भी वैल्यू आएगी। वो कहता कि नहीं यार 1 करोड़ होगा तो ही सोचा जाए, ये 10, 5, 20 रुपए कमा के और सोच के क्या करना है भाई। ये बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिंदगी भर आप जॉब करते रहें, चीज़ें करते रहें। भाई आपने वो बूंद बूंद करके इकट्ठा किया है, मान के चलो 1 जग पानी इकट्ठा कर पाए आप अपने जीवन में, तो वो 1 जग को री इन्वेस्टिंग में लगाएंगे तो दैट विल डेफिनेटली गिव यू 1 ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर सम टाइम, ठीक है। वो मल्टीप्लाई करके आपका बकेट भरेगा, हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचे, अगर आपकी स्पीड और पेस थोड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि रिस्क एपेटाइट कमा के ही आगे बढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये कंट्रीज़ के आप देख रहे हो, गोल्ड रिजर्व्स की बात करूं तो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप इस तरह से कंट्रीज को देख सकते हो कि यहाँ पे अजरबैजान की बात करो, देखो यहाँ पे इनके पास 0 था, इन्होंने 165 टन का सीधा एक जंप मारा। क्यों इन्होंने इतना पैसा लगाया है? ठीक है, किसी किसी के पास में कम हुआ है, ठीक है, इट्स ओके, बट तो ये चीज़ है कि बेसिक जो एक मेटल है उसकी वैल्यू तो रहेगी रहेगी, इसकी डिमांड तो रहेगी रहेगी। करेंसीज आएंगी जाएंगी, किसी की वैल्यू बढ़ेगी, किसी की वैल्यू घटेगी, जो जिसके तरीके से चीज़ें करेगा उस हिसाब से उसका होगा। लेकिन द बेसिक बैकबोन इज द गोल्ड। अब इससे कहोगे सर इसी में ही पूरा पैसा लगा के बढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं। आपको फास्ट पेस जो चीज़ें हैं वहाँ पे भी देख के फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को देखना आना चाहिए। तो गोल्ड इज़ वन थिंग कि जहाँ पे आप अगर थोड़ा बहुत सोच के चलते हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के आपके पहले के रिजर्व्स और अभी के रिजर्व्स के दिखा रखे हैं, और यहाँ पे आके देखो कंट्रीज आगे 0 होने लगी जिनके पास गोल्ड का रिजर्व है ही नहीं। और ये देख सकते हो ये जो कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत कम, बुरुंडी, उरुग्वे, माल्टा, एस्टोनिया, चाइल, मलावी, श्रीलंका, डोमिनिक, अभी इनकी आपको पता है ना कि इनके पास क्या हाल है, इनकी इकोनॉमी का हाल क्या है। तो इससे क्या समझ में आता है कि भाई रिजर्व्स भी उन्हीं के पास है जिनकी कुछ वैल्यू है, जिनकी कोई ताकत है। तो आपके पास भी, अगर आपके पास हिसाब किताब है, आप भी ग्रोथ करेंगे तो आपके पास कुछ गोल्ड भी पड़ा होगा, कुछ आपके पास कह सकते हैं और भी असेट्स होंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट भी होगा, कोई फायदे में ज़्यादा देगा, कोई थोड़ा सा वैसा देगा। तो लेकिन ये वैल्यू भी उन्हीं के पास होगी जिनके पास हिसाब किताब होगा, ठीक है। इन ये नेशंस और ये यहाँ पे ये जो नेशंस है, इनके पास खाने कमाने की क्या दिक्कत हो रही है क्या इनकी जनता को? नहीं।
तो उसी हिसाब से इनके पास रिजर्व भी है। यही चीज़ इंडिविजुअली भी बैठती है। आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपके पास कितना गोल्ड, कमेंट्स में डालिएगा, क्या आपने कितना गोल्ड असेट्स अपने एक्यूमुलेट करके रखे हैं फ्यूचर में। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके पूरा पैसा लगे, डाइवर्सिफाई भी करके आना चाहिए और आगे बढ़ के आना चाहिए। अब जो कंपनीज काम करती हैं इस फील्ड में, जो चीज़ें हैं वहाँ पोटेंशियली आप चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। वहीं पे गोल्ड वाइज जो मार्केट की, एक ज्वेलरी मार्केट की बात करी जाए, वो किस पेस से ग्रो हो सकता है, तो उसके बारे में भी दिया है। अभी तो हालांकि इन्होंने जो पेस जो दिखाया कि भाई जिस तरह की ग्रोथ रेट दिखाया है उस हिसाब से इन्होंने बोला 5.10% CAGR के हिसाब से ग्रोथ करेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है क्योंकि ये ट्रेंड्स के हिसाब से चीज़ें डाली गई हैं। लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हेवन चीज़ें दिखती हैं मुझे इस सेक्टर वाइज, ज्वेलरी सेक्टर वाइज, क्योंकि ये एक ऐसा मेटल है जहाँ पे जिसकी डिमांड मैं कहता हूँ कि दशक मतलब सैकड़ों वर्षों पहले भी रही है और आज भी है। चीज़ें आई और गईं, लेकिन ये इस मेटल ने अपनी जो चमक है वो नहीं खोई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा गोल्ड आप खरीद लें जाके या कर लें जाके, बट आप इससे काफ़ी हद तक आइडिया ले सकते हैं कि इन सेक्टर से कनेक्टेड जो चीज़ें हैं वहाँ पे किस तरह का ग्रोथ रेट देख सकते हैं, वहाँ पे आगे फ्यूचर में क्या है। इससे रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें भी हैं, मतलब जो गोल्ड के साथ में मिक्स करके प्लेटिनम, गोल्ड, डायमंड एंड ज्वेलरीज और ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये पेस बढ़ेगा। जिस कंट्री की जनता डेवलप्ड नेशंस के हिसाब से होगी तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की डिमांड और ग्रोथ पेस वो बढ़ना ही बढ़ना। और इकोनॉमी वाइज वर्ल्ड के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बहुत पेस अवेलेबल है इस सेक्टर वाइज अगर आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता था, कवर तो काफ़ी कुछ करना था, लेकिन जो है एक छोटे से वीडियो में नहीं कवर कर सकता हूँ। तो आप रिसर्च करते रहिए, स्टडी करते रहिए, इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस और आगे कंटेंट को थोड़ा ऑल क्वालिटी वाइज लाने के लिए मैं कोशिश करता रहूँगा। और आप अपने कमेंट्स को थोड़ा बहुत डालिएगा, सजेशंस दीजिएगा, धीरे धीरे करके। अभी थोड़ा टाइम क्रंच है, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू कवर द होल थिंग्स, बट इसी तरह के इंटरेक्शन की बढ़िया और भी अच्छी चीज़ें जो नॉलेजेबल रहेंगी हम अपने इस चैनल में जरूर लेके आएंगे। विद दीज वर्ड्स सपोर्ट करिएगा। विद दीज वर्ड्स, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।